नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम हिंदी साहित्य में सूरज की तरह चमकता है, महादेवी वर्मा। बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन का एक परिचय है और साथ में है उनका लिखा एक बेहद खूबसूरत संस्मरण, मेरे बचपन के दिन। आज हम सिर्फ उनकी कविताओं को नहीं बल्कि उस लड़की की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो आगे चलकर आधुनिक मीरा कहलाई। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति के बड़े होने की कहानी नहीं है। महादेवी वर्मा वो छायावाद की एक मजबूत स्तंभ थी, लेकिन उनका गद्य, खासकर ये संस्मरण, हमें उस भारत की झलक दिखाता है जो आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे एक बच्ची की छोटी छोटी यादें एक पूरे देश के बड़े सपनों का आईना बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके परिचय से। उनका जन्म हुआ 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। हम सब उन्हें छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक के तौर पर जानते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। हाँ, उनकी कविताएं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, ये तो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके गद्य को अक्सर उतनी तवज्जो नहीं मिलती। क्यों? आपका सवाल बिल्कुल सही है। होता यह है भी उनकी कवयित्री वाली छवि इतनी बड़ी हो जाती है कि उनका जो गद्यकार वाला रूप है वो उसके पीछे कहीं छिप जाता है। अच्छा। जबकि अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियां जैसी उनकी रचनाएं उस दौर के समाज पर और खासकर महिलाओं की स्थिति पर एक बहुत तीखी और गहरी टिप्पणी करती हैं। उनके लेखन में एक तरफ आज़ादी के आंदोलन की गूंज है। हाँ, और दूसरी तरफ घर के अंदर जो महिलाओं का संघर्ष था उसकी खामोश आवाज है। ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये जिया हुआ यथार्थ था। तो कह सकते हैं कि कविता अगर आसमान थी तो गद्य जमीन। बिल्कुल। और इसी जमीन से जुड़े लेखन ने उन्हें ज्ञानपीठ और पद्म भूषण जैसे सम्मान दिलाए। उन्होंने जो भोगा, जो देखा, उसे पूरी ईमानदारी से अपने गद्य में उतारा। और इसी ईमानदारी की शुरुआत उनके बचपन की यादों से होती है। हाँ। और उनके बचपन की कहानी तो किसी फिल्म जैसी लगती है। वो अपने संस्मरण में लिखती हैं कि उनके परिवार में लगभग 200 सालों से कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई थी। है ना? मुझे ये पढ़कर ही हैरानी हुई। और इसके पीछे की वजह और भी चौंकाने वाली है। वो साफ साफ लिखती हैं, सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परधाम भेज देते थे। ओह! ये उस दौर की कड़वी सच्चाई पर एक सीधी चोट है। कन्या शिशु हत्या एक सामाजिक चलन था। तो ऐसे में उनका जन्म तो एक क्रांति जैसा रहा होगा। एक तरह से हाँ। उनके बाबा ने कुल देवी दुर्गा की बहुत पूजा की थी और जब महादेवी का जन्म हुआ तो परिवार में जैसे उत्सव मन गया। उन्हें वो सब कुछ मिला जो उस दौर में लड़कियों को नहीं मिलता था। बहुत सारा प्यार, सम्मान और सबसे बड़ी बात, पढ़ने लिखने का मौका। सही बात है। ये दिखाता है कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई अक्सर घर के अंदर से ही शुरू होती है। और घर का माहौल भी बड़ा दिलचस्प था। एक तरह की कह सकते हैं लिंग्विस्टिक खिचड़ी थी वहाँ। हाँ, खिचड़ी। बाबा फारसी और उर्दू के जानकार, जी। पिता अंग्रेजी पढ़े हुए और माँ जबलपुर से अपने साथ पूजा पाठ वाली हिंदी लेकर आईं। आप इसे खिचड़ी कह रहे हैं, मैं इसे नींव कहूंगी। यही भाषाई विविधता उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की नींव बन रही थी। अच्छा। माँ से मीरा के पद सुनते सुनते हिंदी और संस्कृत से लगा हुआ तो घर में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का माहौल भी मिला। उनके बाबा का तो सपना था कि वो विदुषी बने, एक बहुत बड़ी स्कॉलर। बिल्कुल। पर उस नींव में कुछ पत्थर ऐसे भी थे जो टिक नहीं पाए ना। बाबा तो उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे, लेकिन उर्दू फारसी वाली बात तो कुछ जमी नहीं। हाँ। वो लिखती हैं कि जब मौलवी साहब सिखाने आए तो वो डरकर चारपाई के नीचे छिप गईं। हर किसी के बचपन में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे वो चारपाई के नीचे ही छिपना जाता है। सही बात है, लेकिन ये मजेदार किस्सा ये भी दिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया कितनी व्यक्तिगत होती है। दबाव से नहीं, रुचि और माहौल से सीखा जाता है। जब माँ पूजा पाठ में संस्कृत के श्लोक पढ़ती थीं, तो वो सुनना उन्हें अच्छा लगता था। वहाँ कोई दबाव नहीं था, एक सहजता थी। और इसी सहजता की कमी उन्हें दूसरी जगह महसूस हुई। घर के माहौल से निकलकर जब उन्हें मिशन स्कूल भेजा गया तो वहाँ का अनुभव बिल्कुल अलग था। वहाँ की प्रार्थना, वहाँ का रहन सहन उन्हें कुछ रास नहीं आया और उन्होंने जाने से मना कर दिया।
और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है, क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज का हॉस्टल। हाँ, और क्रास्थवेट कॉलेज उनके लिए एक नई दुनिया लेकर आया। एक ऐसा माहौल जो अनुशासित भी था और समावेशी भी। वहाँ हिंदू लड़कियां थीं, ईसाई लड़कियां थीं, सब साथ रहती थीं। एक ही मेस में खाना खाती थी। बिल्कुल। वो जिक्र करती हैं कि मेस में प्याज तक नहीं बनता था, मतलब सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। और यही उनकी मुलाकात एक ऐसी दोस्त से हुई जिसने उनके अंदर की कवियत्री को पहचाना और बाहर निकाला। सुभद्रा कुमारी चौहान। ये तो जैसे हिंदी साहित्य की दो महाशक्तियों का मिलन था। हाँ, सुभद्रा जी उनसे सीनियर थीं और तब तक एक जानी मानी कवियत्री बन चुकी थीं। वो खड़ी बोली में लिखती थी, जबकि महादेवी जी तब तक माँ से सुनकर सिर्फ ब्रजभाषा में तुकबंदी किया करती थी। सोचिए कितना दिलचस्प मंजर रहा होगा। एक भविष्य की साहित्यिक दिग्गज, दूसरी स्थापित हो चुकी कवि, और महादेवी जी तो पहले उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। उन्हें लगता था कि सीनियर हैं, पता नहीं क्या सोचेंगी। हाँ। और फिर एक दिन वो पकड़ी गई। ये किस्सा मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बताइए। सुभद्रा जी ने महादेवी की डेस्क की तलाशी ली और उनकी कविताओं की डायरी ढूंढ निकाली। और फिर जो उन्होंने किया वो कमाल था। वो लिखती हैं, जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं वैसे एक हाथ में कागज और दूसरे हाथ से मुझे पकड़कर पूरे हॉस्टल में दिखाया कि ये कविता लिखती है। ये दोस्ती की और एक तरह से मेंटोरशिप की कितनी खूबसूरत शुरुआत है ना। बिल्कुल। डांटने या मजाक उड़ाने की जगह एक सीनियर अपनी जूनियर के हुनर को पहचानकर उसे सबके सामने ला रही है, उसे प्रोत्साहित कर रही है। और इसके बाद तो जैसे दोनों की साहित्यिक जुगलबंदी शुरू हो गई। हाँ। जब बाकी लड़कियां खेल कूद रही होती थीं, तब ये दोनों पेड़ की डाल पर बैठकर तुक मिलाती थीं। और उनकी कविताएं स्त्री दर्पण जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में छपने भी लगीं। अच्छा। सुभद्रा जी को देखकर ही महादेवी ने भी ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। इस दोस्ती ने उन्हें सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि एक साहित्यिक दिशा भी दी। ये एक रचनात्मक साझेदारी थी जहां दोनों एक दूसरे से सीख रही थीं और आगे बढ़ रही थी। ये 1917 के आसपास का दौर था। देश में गांधी जी का सत्याग्रह जोर पकड़ रहा था और प्रयाग का आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। तो जाहिर है इस माहौल का असर उनके कॉलेज पर भी पड़ रहा था। बिल्कुल। हिंदी का प्रचार प्रसार भी हो रहा था। उस समय कवि सम्मेलन बहुत होते थे और क्रास्थवेट कॉलेज के मैडम महादेवी और दूसरी छात्राओं को वहां लेकर जाती थीं। हरियोत जी, श्रीधर पाठक जैसे बड़े बड़े कवि वहां आते थे। और महादेवी जी लिखती हैं कि वो बेसब्री से इंतजार करती थीं कि कब उनका नाम पुकारा जाएगा। उन्हें अक्सर पहला पुरस्कार मिलता था। वो मजाक में लिखती हैं कि उन्हें 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। मतलब छोटी उम्र में ही उन्हें पहचान मिलने लगी थी। और इसी पहचान से जुड़ा एक किस्सा है जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि उस पूरे युग का सार है। चांदी के कटोरे वाला किस्सा। हाँ। एक कविता पाठ में उन्हें इनाम में चांदी का एक सुंदर नक्काशीदार कटोरा मिला। उसे लेकर हॉस्टल आई तो सुभद्रा जी ने छेड़ा, ठीक है अब एक दिन खीर बनाओ और मुझे इसी कटोरे में खिलाओ। एक मासूम दोस्ती की छेड़छाड़, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। बिल्कुल। उन्हीं दिनों गांधी जी यानी बापू आनंद भवन आए। स्कूल के सब बच्चे अपनी जेब खर्च से 1-2 आने देश के लिए बचाकर उन्हें देते थे। महादेवी जी भी गईं और पता नहीं क्या सोचकर अपना वो चांदी का कटोरा भी साथ ले गईं। अच्छा। उन्होंने बापू को कटोरा दिखाते हुए कहा कि ये उन्हें कविता सुनाने पर मिला है। और बापू ने कटोरा हाथ में लेकर देखा और कहा, अच्छा दिखा तो मुझको। फिर सीधा सवाल पूछा, तू देती है इसे? अब इस सवाल का कोई क्या जवाब देता। उन्होंने कटोरा दे दिया और लौट आई। लेकिन उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कटोरा लेकर बापू ने ये तक नहीं पूछा कि कविता क्या है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? अजीब लगती है, लेकिन यही इस किस्से का सार है। कैसे? यहाँ 2 दुनियाएं टकरा रही हैं। एक है बच्ची की व्यक्तिगत उपलब्धि की दुनिया, जहाँ उस कटोरे का मतलब उसकी कला का सम्मान है, और दूसरी है गांधी की दुनिया, जहाँ उस वक्त हर चीज, हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए एक संसाधन है। अच्छा। तो इस टकराव में राष्ट्र प्रेम की भावना जीत जाती है, लेकिन उस बच्ची का छोटा सा दुख भी उतना ही वास्तविक है। और जब उन्होंने लौटकर सुभद्रा जी को ये बात बताई तो सुभद्रा जी का जवाब भी दोस्ती की गहराई दिखाता है। हाँ, पहले तो उन्होंने मजाक में कहा, और जाओ दिखाने। हाँ। लेकिन फिर बोली, देखो भाई खीर तो तुमको बनानी ही होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। उन्होंने उस नुकसान को हल्का कर दिया।
और महादेवी जी लिखती हैं कि कटोरा देने का दुख तो हुआ, पर मन ही मन एक खुशी भी थी कि उन्होंने देश के लिए कुछ दिया। ये उस युग की भावना थी। बिल्कुल, जहां व्यक्तिगत उपलब्धियां राष्ट्र के बड़े लक्ष्य के सामने छोटी हो जाती थीं। हॉस्टल के उस माहौल में सिर्फ कविता और राष्ट्रप्रेम ही नहीं था, एक और चीज थी जो शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है, आपसी सौहार्द। हाँ, वहां कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। अवध की लड़कियां अवधी बोलती थीं, बुंदेलखंड की बुंदेली, पर पढ़ते सब हिंदी उर्दू थे। ये उस भारत की एक छोटी सी तस्वीर है जिसे बनाने का सपना देखा जा रहा था। जब सुभद्रा जी चली गई तो उनकी रूममेट बनी ज़ेबुन्निसा, जो कोल्हापुर से आई एक मराठी लड़की थी। हाँ, और वो महादेवी का इतना काम कर देती थी कि उन्हें कविता लिखने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता था। दोनों एक दूसरे से भाषाएं सीख रही थीं। मतलब ये सिर्फ सह अस्तित्व नहीं था, ये एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश थी। सही बात है। और ये सौहार्द सिर्फ हॉस्टल की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं था। उनके घर के पास रहने वाले जवारा के नवाब साहब के परिवार की कहानी तो अद्भुत है। हाँ, उनकी बेगम को सब बच्चे ताई साहिबा कहते थे और उनके बच्चे महादेवी की माँ को चाची जान कहते थे। ये रिश्तों की वो गर्मी है जो धर्म और मजहब की दीवारों को पिघला देती है। और ये सिर्फ कहने के रिश्ते नहीं थे। राखी के दिन ताई साहिबा का बेटा तब तक भूखा बैठा रहता जब तक महादेवी जाकर उसे राखी ना बांधे। मुहर्रम पर अगर उनके घर में मातम के हरे कपड़े बनते तो महादेवी के घर भी बनते थे। वाह! एक दूसरे के त्योहार, एक दूसरे की खुशी और गम सब साझे थे। सोचिए ये कितना सहज और स्वाभाविक रहा होगा। ये कोई दिखावा नहीं था, ये जीवन जीने का तरीका था। और इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल तब देखने को मिली जब महादेवी के छोटे भाई का जन्म हुआ। हाँ, और ताई साहिबा उनके घर आईं और उन्होंने बच्चे का नाम रखा मनमोहन। और उन्होंने हक से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें। क्या बात है। यही मनमोहन आगे चलकर प्रोफेसर मनमोहन वर्मा बने, जो जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। इन सारी यादों को समेटते हुए महादेवी वर्मा अंत में एक बहुत ही मार्मिक बात लिखती हैं। वो कहती हैं, आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वो सपना ही था। आज वो सपना खो गया। शायद वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। ये सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक याद नहीं है, ये एक गहरी पीड़ा है, एक चेतावनी है। उन्होंने जिस सौहार्द को जिया था उसे वो अपने ही जीवन काल में खोता हुआ देख रही थीं। तो इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक महान कवयित्री के बचपन की नहीं है। नहीं, ये उस दौर का एक जीवंत दस्तावेज है जिसमें आज़ादी की ललक थी, लड़कियों की शिक्षा के लिए नए दरवाजे खुल रहे थे, और सबसे बढ़कर आपसी भाईचारे का एक खूबसूरत सपना था जिसे लोग हकीकत में जी रहे थे। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। महादेवी का वो खोया हुआ सपना आज के समय में क्या मायने रखता है? क्या व्यक्तिगत संबंधों और आपसी समझ के ये छोटे छोटे पल, जैसे एक मुस्लिम ताई का अपने हिंदू पड़ोसी के बच्चे का नाम मनमोहन रखना, आज भी समाज की बड़ी और विभाजनकारी कहानियों को बदलने की ताकत रखते? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।